हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योग्राफी के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के फर्स्ट टॉपिक यानी कॉन्सेप्ट्स ऑफ रीजन इन ज्योग्राफी या फिर रीजनल कॉन्सेप्ट इन ज्योग्राफी को समझेंगे। इसके आंसर को हम लोग अलग अलग तोड़ तोड़ के समझेंगे, जिसमें पहले होगा इंट्रोडक्शन, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे ज्योग्राफी के, फिर डेफिनेशन होगा कुछ, फिर इवोल्यूशन कैसे हुआ ज्योग्राफी में रीजनल कॉन्सेप्ट का, रीजन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने तरह का रीजन होता है और रीजन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इन सब चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। शुरुआत करते हैं रीजन का बेसिक इंट्रोडक्शन से। तो प्रदेश की संकल्पना जो है या प्रदेश का जो सम्यक कल्पना है वो भूगोल की एक आधारभूत संकल्पना है, यानी वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। भूगोल की आधारभूत संकल्पना ही प्रदेश की संकल्पना है, ठीक है। और हर भूगोलवेता अपने हिसाब से अलग अलग प्रदेश बांट देता है और उसका सीमांकन कर देता है। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि प्रदेश के जो प्रकार हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि हर भूगोलवेता अपने मस्तिष्क में अलग अलग रूपों में प्रदेशों का विभाजन कर देता है, ठीक है। प्रदेश का सामान्य अर्थ होता है एक ऐसा क्षेत्र जो किसी भी तत्व, वस्तु अथवा सेवाओं में समरूपता रखता हो और आसपास के क्षेत्रों से भिन्न हो। यानी एक ऐसा क्षेत्र जो अंदर की ओर, भीतर की ओर समरूप हो, होमोजीनस हो और बाहर से वो भिन्न हो, डिस्टिंक्ट हो, उसको हम लोग प्रदेश कहते हैं, ठीक है। अब भूगोल में जब हम लोग अध्ययन करते हैं, भौगोलिक अध्ययन जब किया जाता है तो उसको दो रूपों में हम लोग करते हैं। पहला होता है क्रमबद्ध अध्ययन या क्रमबद्ध विधि से अध्ययन, और दूसरा होता है प्रादेशिक विधि से अध्ययन। क्रमबद्ध विधि यानी हो गया सिस्टमेटिक अप्रोच, सिस्टमेटिक वे में जब हम लोग किसी भौगोलिक घटना का अध्ययन करते हैं, या फिर प्रादेशिक विधि से। प्रादेशिक विधि रीजनल मेथड से जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसी में कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन आ जाएगा। लेकिन अब चूँकि भौगोलिक अध्ययन की ये दो विधियां हैं तो इसलिए थोड़ा थोड़ा दोनों को जानना होगा, क्योंकि इसी के आधार पे भूगोल को क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में बांटा गया था। तो क्रमबद्ध भूगोल क्या होता है? क्रमबद्ध भूगोल में जो अध्ययन क्षेत्र होता है उसको एक इकाई मानकर उनके सारे स्थानों का अध्ययन किया जाता है। जबकि प्रादेशिक भूगोल में क्या होता है, किसी एक खास प्रदेश को अलग अलग खंडों में बांटकर उसका अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर पूरे विश्व का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो उसके सारे स्थानों पर एक साथ अध्ययन करना, जैसे पूरे विश्व में जलवायु का पैटर्न देखना, किसी खास तरह के साइक्लोन का प्रभाव देखना, वो सब कहलाएगा हम लोग का सिस्टमैटिक अप्रोच। जबकि उसी विश्व में भारत में क्या प्रभाव पड़ रहा है, अफ्रीका में क्या प्रभाव पड़ रहा है, अलग अलग रीजन्स में उसका प्रभाव देखना, वो कहलाएगा हमारा प्रादेशिक विधि या प्रादेशिक मेथड, जिसको हम लोग प्रादेशिक भूगोल में पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि प्रदेश का अलग अलग भूगोलवेता ने क्या क्या परिभाषा दिया है। तो एक भूगोलवेता है अमेरिका के, जिनका नाम है फेनमैन, P.N. फेनमैन। इन्होंने कहा कि प्रदेश वह भौगोलिक इकाई है जिसमें सर्वत्र समांगता पाई जाती है और जो आसपास के क्षेत्रों से भिन्न होता है। मतलब प्रदेश को फेनमैन ने कहा एक ऐसा भौगोलिक इकाई जिसमें हर तरफ सर्वत्र मतलब हर तरफ समांगता यानी एक जैसे गुण पाए जाते हैं और आसपास के क्षेत्रों से वो अलग होता है। ये फेनमैन ने कहा, सर्वत्र समांगता और आसपास के क्षेत्रों से भिन्नता, ठीक है। इसी प्रकार हार्टशॉन ने भी कहा। हार्टशॉन के अनुसार प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी विशिष्ट स्थिति होती है और जो किसी प्रकार से अन्य क्षेत्र से भिन्न होता है और इतनी दूर तक फैला होता है जहाँ तक उसकी भिन्नता पाई जाती है। तो हार्टशॉन ने जो प्रदेश की परिभाषा दी उसमें उन्होंने 3 चीज़ों पर ध्यान दिया। प्रदेश की एक विशिष्ट स्थिति होती है जो
किसी प्रकार से अन्य क्षेत्र से भिन्न होती है और इतनी दूर तक फैली होती है जहाँ तक उसकी भिन्नता पाई जाती है। ये हार्टशॉन ने कहा। इसी प्रकार टेलर ने भी कहा था कि रीजन इज़ द एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है। विटलेसी, जिन्होंने कृषि प्रदेशों में पूरे विश्व का विभाजन किया, उन्होंने भी कहा कि क्षेत्रीय समानता के आधार पर परिभाषित पृथ्वी की सतह के किसी भी प्रखंड को प्रदेश की संज्ञा दी जा सकती है। इन्होंने कहा कि अगर हम लोग पूरी पृथ्वी में मानते हैं कि क्षेत्रीय समानता है, इस क्षेत्र में समानता है, तो क्षेत्रीय समानता के आधार पर जब हम लोग पृथ्वी को परिभाषित करते हैं तो उसके किसी भी प्रखंड को, किसी भी टुकड़े को हम लोग एक रीजन कह सकते हैं। ये विटलेसी ने कहा था। ठीक है। तो इस प्रकार अलग अलग भूगोलवेताओं ने प्रदेशों का अलग अलग परिभाषा दिया, लेकिन नॉर्मली या फिर ओवरऑल यही निकल के आया कि प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें किसी भी एक तत्व में समांगता होती है और आसपास के क्षेत्रों से भिन्नता होती है। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि भूगोल में जो प्रदेश है उसका संकल्पना कैसे प्रारंभ हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो प्रदेश का जो भूगोल में अध्ययन है, यानी अलग अलग रीजन्स का, इसकी चर्चा अधिक प्रचलित हुई 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक, मतलब 1950 तक लगभग इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहा कि रीजनल कॉन्सेप्ट को हम लोग को फॉलो करना है 1900 से 1945 तक। लेकिन इससे पहले भी जो हमारे भूगोलवेता थे, भूगोल के जिसको कहा जाता है कि जिन्होंने ओल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी लिखा, भूगोल की नींव रखी, जैसे हेरोडोटस, हिकेटियस, टॉलमी, इनके दौरान भी भूगोल में प्रदेश की, मतलब किसी भौगोलिक क्षेत्र के प्रदेशों की अध्ययन के बारे में जोर दिया गया था, जिसमें हेरोडोटस जो थे उन्होंने बहुत अधिक यात्रा करके अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग व्याख्या किया। यानी हेरोडोटस ने भी अपने समय में प्रादेशिक विधि का प्रयोग करके अलग अलग प्रदेशों की व्याख्या की। इसी प्रकार स्ट्रैबो ने भी किया। स्ट्रैबो की जो बुक है ज्योग्राफिया, इसमें उन्होंने 17 खंडों में अलग अलग प्रदेशों के बारे में वर्णन किया। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि प्राचीन काल से भूगोल की जब से नींव पड़ी, उस समय से भूगोलवेताओं ने प्रादेशिक विधि को अपनाया है। और जब भूगोल का जब पुनर्जागरण काल आया, यानी अंधकाल और वर्तमान युग के बीच का समय जब हुआ, तो पुनर्जागरण काल में जब नवीन वैज्ञानिक खोज होने लगी, नई नई चीज़ों का आविष्कार होने लगा, समुद्री यात्राएं प्रारंभ हुई, तो उस समय भी 15वीं शताब्दी में जब यात्राएं प्रारंभ हुई तो अलग अलग जगह पे जाके वास्को डी गामा, निकोलस, जेम्स कुक जैसे लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों की यात्रा करके विश्व के अलग अलग प्रदेशों से हम लोगों को अवगत कराया। ठीक है। इसी में हर्बर्टसन थे, उन्होंने विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा। विटलेसी ने कृषि प्रदेशों में बांटा। ठीक है। जेनरडे वाया का कॉन्सेप्ट, लिविंग स्पेस का कॉन्सेप्ट विडाल्डी ब्लाश ने दिया। लैंडशाफ्ट का कॉन्सेप्ट श्लूटर ने दिया। तो इस तरह से कई सारे विचार हम लोग के सामने आए, जिससे भूगोल में प्रादेशिक भूगोल की विचारधारा को बढ़ावा मिला। ठीक है। इसके अलावा हम्बोल्ट और रिटर जो थे, उनके द्वैतवाद से, ठीक है, इनका द्वैतवाद हुआ कि प्रादेशिक अध्ययन करना चाहिए कि क्षेत्रीय अध्ययन करना चाहिए। इसके द्वैतवाद के कारण भी भूगोल में प्रादेशिक जो विचारधारा है, जो संकल्पना है, उसका विचार होते गया। बाद में अलग अलग भूगोलवेताओं ने इसका समर्थन किया। किन्हीं ने प्रादेशिक का समर्थन किया, किसी ने क्षेत्रीय का समर्थन किया। हार्टशॉन, रिच्टहोफन, हेटनर, अलग अलग विद्वानों ने अपना मत सामने रखा और 20वीं शताब्दी तक इसकी चर्चा होते रही और अंत में यही निष्कर्ष निकला कि भूगोल के विषयों को
गहराई से समझने के लिए प्रादेशिक अध्ययन करना ज़्यादा उचित माना गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर बात करें, ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ रीजन का। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, किसी रीजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो कुछ इस तरह का होता है। किसी रीजन, ये मान लीजिए पूरा एरिया है हमारे रीजन का, उस रीजन के बीच में एक नोडल पार्ट होगा जिसके कारण वो होमोजीनस होगा। उसका एक जोन होगा उस नोडल एरिया का, और उसका पूरा एक एरिया होगा। यही एरिया आसपास के एरिया से अलग होगा और इसी को हम लोग रीजन कहेंगे। यानी रीजन में एक नोड होगा जो कि एक जोन से कवर होगा और उसका अपना एक एरिया होगा। ठीक है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होगा हमारे रीजन का। अब हम लोग बात करते हैं कि कितने तरह के रीजन होते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि रीजन को हर भूगोलवेत्ता अपने मस्तिष्क में बहुत तरीक़ों से विभाजित कर सकता है, लेकिन जो प्रमुख विभाजन किया जा सकता है वो हम लोग एक तो कर सकते हैं लंबवत विभाजन, यानी वर्टिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग बांट सकते हैं कि एक हो सकता है वृहद प्रदेश, एक हो सकता है मध्यम स्तरीय प्रदेश, एक हो सकता है लघु प्रदेश। ठीक है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वृहद प्रदेश यानी बहुत बड़े एरिया वाले रीजन को, जैसे पूरा देश हो जाएगा। मेसो वाला जो है, मेसो रीजन वाला मध्यम स्तरीय प्रदेश, ये पूरे देश में से एक छोटा सा राज्य हो सकता है। और माइक्रो रीजन वाला यानी लघु प्रदेश वाला क्षेत्र जो है, वो हो सकता है कि उस राज्य का एक ज़िला हो। तो इस प्रकार से हम लोग लंबवत विभाजन कर सकते हैं प्रदेशों का। यदि इसका क्षैतिज विभाजन किया जाए तो वो बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है। इसका ऐतिहासिक विभाजन हो सकता है, अकार्य विभाजन हो सकता है, कार्यात्मक हो सकता है, नियोजन के आधार पर विभाजन हो सकता है। ठीक है, तो अब चूँकि इस क्वेश्चन में हम लोग को रीजन को डीपली पढ़ना नहीं था, तो इसमें बस मैंने नाम लिख दिया है। इसको बस नाम को मैं बस बता दे रहा हूँ। अगले वीडियो में किसी और वीडियो में रीजन के अलग अलग टाइप्स को और एक्सप्लेन में बताएंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन में, क्षैतिज विभाजन में, जब हम लोग ऐतिहासिक विभाजन करते हैं प्रदेशों का, तो उसको हम लोग कंपेज पेज में बांट सकते हैं। आकारीय विभाजन में यानी कि फॉर्मल डिवीज़न जब किया जाता है, तो एक हो सकता है जनरल रीजन, एक हो सकता है स्पेसिफिक रीजन। सामान्य और विशिष्ट, जो सामान्य प्रदेश होता है उसको भी दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक हो सकता है प्राकृतिक सामान्य प्रदेश, एक हो सकता है सामाजिक। प्राकृतिक में सारी प्राकृतिक चीज़ों के आधार पर, जैसे जलवायु, वनस्पति, मृदा, भूगर्भी मतलब लैंडस्केप, ये सब के आधार पे। सोशल में हम लोग जैसे जनसंख्या, भाषा, धर्म, ये सब के आधार पे बांट सकते हैं। उसी प्रकार से मल्टीपल फीचर है। ठीक है, फिर एक होता है फंक्शनल रीजन, एक होता है प्लानिंग रीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। तो बहुत सारे तरह के हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन, क्षैतिज विभाजन किए जा सकते हैं प्रदेश के। ठीक है, अब हम लोग लास्ट में बात करते हैं कि प्रदेशों का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सामान्य विशेषता क्या होता है किसी भी प्रदेश का। ठीक है, तो सबसे पहला किसी भी प्रदेश का सामान्य जो विशेषता होता है वो ये होता है कि वह एक सुनिश्चित क्षेत्र में होता है जिसको किसी भूगोलवेत्ता ने सीमांकित किया हो। पहला विशेषता क्या हो गया? सुनिश्चित क्षेत्र। दूसरा विशेषता होता है कि प्रदेश की सीमा एक रेखा में ना होके एक संक्रमण पेटी में होती है। यानी ऐसा नहीं है कि प्रदेश जो है एक स्क्वायर में होगा, एक सर्कल में होगा। वो हो सकता है अलग सा शेप में हो, क्योंकि इसका जो बाउंड्री है वो एक लाइन से नहीं किया जा सकता है। वो संक्रमण पेटी होता है, ट्रांजिशनल जोन होता है प्रदेश का सीमा। ठीक है, प्रदेश की पहचान का आधार आंतरिक समांगता होती है। यानी प्रदेश का जो पहचान है वो उसके अंदर पाए जाने वाले उस चीज़ से होती है जिसके कारण वो पूरा एरिया जाना जाता है। प्रदेश अपने चारों ओर से भिन्न होता है, चारों ओर के क्षेत्र से भिन्न होता है। ये तो इसकी परिभाषा में भी था। प्रदेश जो होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रदेश में प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों तत्व होते हैं। तो हो सकता है कभी प्राकृतिक तत्व के आधार पे वो प्रदेश बन जाए,
तो कभी सांस्कृतिक तत्व के आधार पर। ठीक है, तो इसीलिए प्रदेश परिवर्तनशील होते हैं। प्रदेशों का विभाजन भी कई रूपों में हो सकता है। ये स्टार्टिंग से मैं कहते आ रहा हूँ कि अलग अलग भूगोलवेत्ता, अलग अलग विद्वान अपने हिसाब से अलग अलग प्रदेशों का विभाजन कर सकते हैं। प्रदेश जो है वो सामान्यतः पदानुक्रम में होते हैं, यानी एक हायरार्किकल ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, छोटा से बड़ा या फिर बड़ा से छोटा, जैसे वृहद प्रदेश, मध्यम स्तरीय प्रदेश, सूक्ष्म प्रदेश, लघु प्रदेश, एक सीरीज में होता है, एक हायरार्की में प्रदेशों का विभाजन किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि प्रदेश का जनरल इंट्रोडक्शन क्या होता है। ज्योग्राफी के जो 2 कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें प्रदेश के बारे में हम लोगों ने जाना, थोड़ा सा सिस्टमेटिक को भी जाना, प्रदेश की अलग अलग भूगोलवेताओं ने क्या परिभाषा दी है उसको जाना, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ उसको जाना, प्रदेश का स्ट्रक्चर को देखा, इसके अलग अलग टाइप्स देखे, और लास्ट में इसका जनरल कैरेक्टर भी देख लिया हम लोगों ने। अब लास्ट में हम लोग को क्या करना है, कंक्लूजन लिखना है, जिसमें हम लोग अपने शब्द में कुछ भी लिख सकते हैं कि प्रदेश का अध्ययन भूगोल में किया जाना चाहिए ताकि किसी भी क्षेत्र का छोटे से छोटे क्षेत्र की समस्याओं का हल किया जा सके। इसमें नियोजन कार्य बहुत अच्छे से संपादित किया जा सकता है। इस तरह से आप अपने शब्दों में बना के इसको लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ज्योग्राफी में रीजनल कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आया। थैंक यू।